नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे खास मेहमान हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी। 4 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत यह है कि सदन से सड़क तक जो हंगामा होना चाहिए, अभी जो है सड़कों पे एक हंगामा जो है किसान ने यात्रा के रूप में कर रहे हैं। किस तरह से इसकी शुरुआत तो आज हुई है, लेकिन क्या आप कब शामिल होंगे इसमें? देखिए, स्वाभाविक है, चरणबद्ध होगा अलग अलग तारीख को, चाहे जो पार्टी का कार्यक्रम के उसके अनुसार। कई तारीख है, 13, 14, 15, 20, तो इन तारीखों में कहीं ना कहीं हम लोग सबको दायित्व दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे जिले में। लेकिन इसमें देखा जाता है कि पहले जब सरकार में आप थे, लगातार बीजेपी उसको मुद्दा बनाती रही है कि किसान ऋण वापसी नहीं की, लेकिन अब आप जो है सड़कों पे जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके जाएंगे इसमें? देखिए, महत्वपूर्ण अभी किसानों को देश के अंदर समर्थन मूल्य को लेके कई बार बात हुई। मोदी जी ने भी कहा कि हम गारंटी देंगे। किसान 1 साल बैठे रहे, दिल्ली में धरना देते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी। किसान बिल वापस लेना पड़ा, चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार बताए क्या प्रदेश और देश के किसानों की भावना या उनसे चर्चा करना चाहती कि नहीं? अगर किसान समर्थन मूल्य की बात करता है, अपनी फसल, आपने कहा है कि इनको जितनी फसल के भाव है उससे दुगना मिलना चाहिए इनको, ताकि उनको लाभ हो। क्यों नहीं देना चाहती? आज सोयाबीन खरीदी को लेके जो बात चल रही है, सोयाबीन, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। इन किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया था। आज दिल्ली जाके किसान भूल गए यहाँ के मध्य प्रदेश के किसानों को। आज जब दूसरे राज्य में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में आप सोयाबीन खरीदी कर सकते हो, देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो शिवराज जी देर क्यों कर रहे हैं? शिवराज बोलते राज्य सरकार तय करेगी। अरे भाई, आप केंद्र सरकार ने जब कर दिया उसके समर्थन मूल्य के रेट 4,892 ऐसी कुछ है, तो तत्काल खरीदी क्यों नहीं चालू होती? और किसान चाहता है कि उसको 6,000 का भाव मिले, बाकी पैसा राज्य सरकार दे भावांतर के रूप में। क्यों मोहन यादव जी चुपचाप बैठे? आप लाडली बहना को पैसा देना चाहते हो 1,200, 1,500, उनको सपने दिखा रहे हो 3,000, 5,000 के, लेकिन किसान को आप फसल के भाव नहीं देना चाहते। ये कैसा न्याय है? इस पर तत्काल भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार और प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आपने लाडली बहना की बात की है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको 5,000 रुपये तक कर देंगे। लगता है कि ये एक चुनावी मुद्दे के रूप में अभी से बनाना चाह रहे हैं। ये हर चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लाते हैं जिससे 5 साल ये सरकार कैसे चले। इनने पहले लाया 24 घंटे का मुद्दा कि 24 घंटे बिजली हर गांव के हर फलिए में करेंगे। आज तक नहीं। मैंने कई बार विधानसभा में कहा, मैंने यहाँ तक कहा शिवराज जी को कि अगर आपकी बात सच है तो मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूँगा, लेकिन आज तक सरकार उस पर जवाब पलट के नहीं दे पाई। मैं फिर कहता हूँ कि क्या इनको क्या परेशानी है देने में? अगर सरकार की नीयत साफ है, कथनी और करनी में फ़र्क है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, लाडली बहना की जो आपने बात की, 3,000, 5,000 के सपने दिखा रहे। 3,000 तक पहुँच जाए, 5,000 दूर की बात है। लेकिन गांव के अंदर और भी विकास कार्य, ट्रांसफार्मर लगना, सीमेंट कंक्रीट रोड होना, स्कूल खुलना, अस्पताल खुलना, सड़कें बनना, वो कहाँ मिल रहा है? वो सब बंद पड़े। जनपद निधि बंद पड़ी, सरपंच के पैसे नहीं आ रहे, जिला पंचायत को पैसे नहीं आ रहे। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार उन्हीं प्रोजेक्ट में पैसा दे रही है जिसके अंदर बड़े लेवल पे इनको कमीशन मिले, भ्रष्टाचार हो। इनके मंत्री कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, आम जनता परेशान है। कैसी सरकार, कैसा न्याय? मोहन यादव जी अकेले बांसुरी बजा रहे। विधानसभा सत्र की यदि बात करें, लगता है कि वहाँ पर इतनी बहस, इतना मुद्दा या इतनी गर्माहट होनी चाहिए। सत्र पूरे चलते नहीं है और उसका जो ठीकरा है बीजेपी वो कहती है कि भाई ये तो विपक्ष जो है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। मैं विपक्ष की पूर्व की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब से मैं नेता प्रतिपक्ष बना हूँ, मैंने हमेशा विधायकों की भावना के अनुसार सत्र चलाने का प्रयास किया। और पिछले 20 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। क्यों सरकार ने करा? सत्र खत्म। सरकार डर गई नरसिंह से, सरकार डर गई जनता की मांगों से। तो अगर चलाना था तो आप 15 दिन चलाते। हमने तो कोई हल्ला नहीं किया। सरकार जवाब दे। सरकार जनता के जवाबों से भाग रही है। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जिस सरकार को हमने बनाया, हमारी सपनों की सरकार,
वो अपने जवाबों से बाहर भागना चाहती है, इसीलिए ये सत्र नहीं चाहते। कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं जिनको आप लेकर फिर से आक्रमण किया? स्वाभाविक है, अभी अतिथि शिक्षक का 70 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक है, उनको नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। जिनको जब आपने उनको रखा था, उनके परिवार के उनके अपने सपने थे, उनकी रोजी रोटी थी, आज उनको बाहर किया जा रहा। ये बनना चाहते अपने लोग, इनकी विचारधारा के लोग, लेकिन जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो टीचर है, उनका क्या? आज जल जीवन मिशन को लेके हजारों करोड़ का घोटाला हुआ प्रदेश के अंदर, 40% कमीशन सीधा लिया, 4 से 5 हज़ार 10 हज़ार करोड़ किसको गए पता नहीं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा? आज किसी भी आप गांव में जाके देख लीजिए, कहाँ पर नल है, कहाँ पर कनेक्शन है, किस रसोई में, किस नहाने के घर के अंदर कनेक्शन है, किसी महिला से पूछे, वो भी आज संघर्ष कर रही है आज 1-1 2-2 किलोमीटर पानी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है प्रधानमंत्री की थी, जल जीवन मिशन की योजना, हजारों करोड़ पूरे देश में खर्च हुआ, तो कहाँ गया पैसा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को सिर्फ कमीशन के लिए योजना बनाई? अगर इनमें नियत साफ है तो घर घर पानी पहुंचना चाहिए। मोदी जी नारे से नहीं चलेगा, आपको घर घर पानी पहुंचाना। उन्होंने 2022 तक पहुंचना था, लेकिन उन्होंने कहा है कि 25 तक जो है, जो वादा है वो पूरा होगा। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो योजना आज इनकी है धरातल पे, जिन गाँव में लग चुकी है, उसी के नल कनेक्शन घर घर तक पहुँच जाए, उसका जवाब दे। जो 25 की तो दूर की बात है, लेकिन जो ठेकेदार काम कार पूर्ण कर चुके, कागजों पे पूर्ण हुआ है, लेकिन आज भी घर में पानी नहीं पहुंचा, तो इस पे सरकार क्यों नहीं जांच कराना चाहती? हमने उठाया, विधानसभा सब विधायकों ने उठाया, सरकार ने जांच ली कि सब कलेक्टर जांच कर रहे, लेकिन क्या लिपापोती? अब किसी तरह की मांग है आपकी? बिल्कुल, हमने विधानसभा में उठाया था, सरकार ने आश्वासन दिया हम इसमें जाँच कराएंगे। अब इस सत्र में हम देखेंगे, सरकार से चाहेंगे कि आपने क्या जाँच प्रतिवेदन बताए जनता को। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि कुछ चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो पार्टी से ऊपर होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की वजह। पानी ऐसा विषय है, हर घर, हर परिवार को, हर इंसान की आवश्यकता है। तो पानी सरी की जो एक मूलभूत सुविधा के अंदर करप्शन कर रहे हो, तो ये कहाँ से संवेदनशील सरकार है? इतनी संवेदनाएं होना चाहिए हर परिवार मध्य प्रदेश की जनता के साथ। सिर्फ उस पानी के अंदर भी कमीशन ढूंढ रहा है, उस पानी के अंदर भ्रष्टाचार ढूंढ रहा है, तो कैसे जनता को न्याय मिलेगा? नरसिंह घोटाले को लेकर भी कांग्रेस काफ़ी आक्रामक थी, लेकिन उसके बाद आपने दस्तावेज भी दिए, लेकिन अब किस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में जो चूँकि मैंने FIR के लिए भी आवेदन दिया था, और मंत्री पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो मैं इसकी एक अनुमति के लिए अभी GAD को चिट्ठी लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इस पर कोर्ट में जाएंगे। मैं चाहता हूँ नर्सिंग के अंदर जो घोटाले हैं, जो 20-20 लाख रुपए इन्होंने परमिशन लेके लिए हैं, उस व्यक्ति को विश्वास सारंग को पकड़ना चाहिए। ये मैं स्पष्ट हूँ इसके अंदर। आपके पास प्रमाण है? अरे SIT इनकी है, SIT जांच क्यों नहीं करती है? वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं निकालती? इनका गुप्ता कहाँ गायब है? जो एंट्री करता था, परमिशन देता था, उसको सुटेबल अनसुटेबल, वो कहाँ गायब है? कहाँ चले गए? चलिए, एक और मुद्दा आता है, जब बार बार की इन्वेस्टर समिट लगातार लंबे समय से इंदौर, चूंकि आपका इलाका भी मालवा का, मुख्यमंत्री का भी वही इलाका हो गया है, लगातार लगे हुए, फिर इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। आपको लगता है कि इस बार आपको मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव दिखेगा क्या ऐसे में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो प्रस्ताव पहले से पेंडिंग पड़े हैं उद्योगपतियों के, पहले वो तो स्वीकृत हो जाए, वो तो मिल जाए। बेचारे ज़मीनों के लिए भटक रहे उद्योगपति, उनको सिंगल विंडो की बात करते हो, सिंगल विंडो की बजाय 10 विंडो में घूमना पड़ रहा, तो कहाँ से उद्योगपति आएगा? और ये उन योजनाओं में फोकस करते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, जब संजय शुक्ल थे, इंडस्ट्री PS, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जल जीवन को लेके पाइपलाइन की फैक्ट्रियाँ डलवाई। तो आपने एक प्लानिंग के तहत उन फैक्ट्री वालों बुलवाया, पाइप वालों को, फैक्ट्रियाँ डलवाई, और वो पूरा पाइप सप्लाई हुए, वो पाइप लगे नहीं, करप्शन ज़मीन पे है। तो ये एक पूरा सिंडिकेट है, इस कार्टल पे जांच होना चाहिए। और इस प्रकार अगर उद्योगपति अपने यहाँ आना चाहते हैं, तो उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले, निष्पक्ष रूप से तत्काल कार्रवाई। लेकिन मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता है कि इस इन्वेस्टर मीट तो कर लेंगे, लेकिन उद्योगपति के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट को लेके आपकी सरकार भी
15 महीने तक रही, उसमें आपको लगता है कि कुछ इस तरह के काम हुए थे जिसमें चाहे इन्वेस्टर्स को बुलाना हो या उद्योग लगाने हो उस दिशा में? निश्चित तौर से कमलनाथ जी की एक अच्छी सोच थी, और चूँकि इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे, कई चीज़ें उन्होंने वहाँ पर देखी भी है, तो प्रदेश के अंदर अच्छा वातावरण हुआ था, उद्योगपति आना चाह रहे थे। और अब आप ये बताएं कि अब आपकी मेट्रो कमलनाथ जी ने भोपाल और इंदौर के लिए मंजूर करी, आज उसमें पैसे ही नहीं देना चाह रही सरकार, सांप की तरह रेंग रही है। अरे मेट्रो कब मिलेगी इंदौर और भोपाल को? क्या 5 साल बाद मिलेगी, 10 साल बाद मिलेगी? सरकार बताए, मीटिंगें करती है, लेकिन ये योजनाएं हैं जो आने वाले भविष्य में, अगर आप उसको लेट करोगे तो उसकी लागत डबल हो जाएगी। लागत डबल होगी तो पैसा कौन देगा? तो सरकार इन योजनाओं में, जिससे जनता को सीधे लाभ हो, ये बड़े महानगर है, इस पर तत्काल सरकार को निर्णय लेना चाहिए। दूसरा एक चीज़ देखने में आती है कि बीजेपी का भी सदस्यता अभियान चल रहा है, कांग्रेस के अपने उस पर कुछ आरोप भी थे, 1.5 करोड़ का लक्ष्य उन्होंने रखा है। लगता है कि उनकी जो तैयारी है 28 की तैयारी बिल्कुल अभी से लग गए हैं। कांग्रेस को लगता है कि कम से कम सदस्यता अभियान को लेकर जो बात कही थी, या कांग्रेस को भी सड़कों पे जो आक्रामकता दिखा रहे हैं, उसके अलावा भी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, जो बड़े नेता हैं उनको एकजुट करना चाहिए। निश्चित तौर से हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पूरे संगठन को मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और ब्लॉक और जिला स्तर पे समीक्षा कर रहे हैं। कई विभाग की उन्होंने मीटिंगें ली, प्रपोज के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ आपको दिखेगी धरातल पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जीतू पटवारी की जो बात की है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री किस तरह की है, किस तरह, क्योंकि इसके पहले जो भी नेता प्रतिपक्ष और जो अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल एक जुगलबंदी की तरह आगे बढ़ते थे, किस तरह की आपकी केमिस्ट्री है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? स्वाभाविक है, हम दोनों साथ में यूथ कांग्रेस से निकले, दोनों साथ में जिला अध्यक्ष रहे। मैं तो इंदौर का, ये धार के, तो पुरानी हमारी सबकी दोस्ती है, वो साथ रहते हैं, और साथ मजबूती से कैसे कांग्रेस खड़े इस पर विचार भी करते हैं, और आपको आने वाले समय दिखेगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ और इसी से सवाल जुड़ा हुआ है कि लगता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, चूंकि युवा नेतृत्व दे दिया है राहुल गांधी की, बिल्कुल उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व दिया जाए, लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ किस तरह से आज भी किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो, चाहे कमलनाथ जी अब आपके नेतृत्व में विधानसभा में रहेंगे, क्या वो आप उसको कैसे टैकल करते हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि राहुल जी ने सभी को मौका दिया, और सबका सम्मान भी। अभी कमलनाथ जी मिल के आए राहुल जी से, तो मैं समझता हूँ कि चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी, ये भी अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, इनके पुत्र को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो निश्चित तौर से विरासत धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है, तो स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को विरासत के रूप में आगे करा, तो इसमें कोई दुर्भाव की नहीं है। हम लोग सब साथ हैं और साथ में काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के साथ अब क्या रिश्ते, बढ़िया रिश्ते बन गए हैं पहले से? बिल्कुल, जैसे सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे, जैसे आप टीवी चैनल पे देखते हो हमेशा दोनों हंसते हो, वैसे ही रिश्ते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल जो है जातिगत जनगणना को लेकर लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, हरियाणा में चुनाव हो चाहे कहीं भी हो, इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। कांग्रेस ने ये कह दिया कि सरकार नहीं कराएगी तो सर्वे जो है कांग्रेस कराएगी। आखिर फायदा क्या होना है इससे? देखिए, देश में कई साल पहले जो एक वर्ण व्यवस्था चल रही थी, उस प्रकार से सबको अपने अपने अधिकार मिले, ये कार्य करते रहे, परंपराएं चलती रही। लेकिन आज जिस प्रकार से एक छोटा गरीब तबका वर्ग है, मैं तो कहता हूँ किसी भी समाज का हो सकता, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। और अगर जनगणना कराने में इसमें दो राय क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब जात पे वोट मांग सकती है, तो यहाँ तो कांग्रेस सीधे एक निष्पक्ष रूप से जनगणना की बात कर रही है। हम वोट तो नहीं मांग रहे, हम जनगणना का अधिकार मांग रहे हैं कि अगर कोई राजपूत है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ओबीसी है, तो उसको मालूम तो होना चाहिए हमारे समाज के लोग हैं क्या। हम आदिवासी है, तो हम आदिवासी मालूम तो होना चाहिए आदिवासी कितने हैं। तो अब हमको दूसरे इसमें कैटेगरी में डाल देते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसे राजनीतिक रूप से नहीं लेना चाहिए। हर समाज का सम्मान है,
और प्रधानमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए। चूंकि जातिगत जनगणना से जुड़ा एक सवाल और ये है कि लगता है कि इससे कांग्रेस जिस तरह से बता रही है कि वर्ण व्यवस्था को लेकर कौन किस जाति का है, इससे क्या उनको फायदा होगा कि सिर्फ ये फायदा जो है सिर्फ पार्टी तक रहेगा? किस तरह से फायदा होगा उनको? देखिए, फायदे नुकसान वाली बात नहीं है। राहुल जी का यही है कि जो समाज है, हर समाज अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो समाज को प्रतिनिधित्व मिले, कितना हिस्से मिले, क्या मिले, ये समाज के आधार पे मिले। तो इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं है। फ़ायदा होना समाज को होना, राहुल गांधी जी को थोड़ी फ़ायदा होना, कांग्रेस को इसमें क्या है? कांग्रेस हर समाज के बारे में सोच रही है, उस समाज को फ़ायदा हो। एक और मामला है मध्य प्रदेश में, आदिवासी वोट बैंक एक डिसिसिव वोट बैंक है। आदिवासी सीटों पर यदि जीत जिसकी होती है, सरकार उसकी बनती। लगातार हम लंबे समय से ये देखते भी आ रहे हैं। आप एक बड़ा चेहरा हैं, आदिवासी चेहरा हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो लोकसभा की 29 सीटों की बात हो, अमरवाड़ा की बात हो, आखिर कमी कहाँ रह गई इन सब में? देखिए, मैं कई बार चैनलों पर कह चुका हूँ और बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। राहुल गांधी जी ने कहा। आज जब कनाडा, अमेरिका में ईवीएम बंद हो चुकी, तो आज देश में क्यों इतने बड़े विश्व के लोकतंत्र के अंदर आवश्यकता है ईवीएम की? अगर आप वोट दे रहे हैं तो आपको अधिकार होना चाहिए कि मैंने वोट कहाँ दिया। इसमें चुनाव आयोग को बताने में क्या परेशानी? इसमें गोपनीयता थोड़ी भंग हो रही है। फिर वोट देने के बाद अगर अमित कुमार जी चाहते हैं कि मेरा वोट मुझे पता रहे कहाँ दिया है, सही दिया कि नहीं दिया, तो इसमें क्या गलत है? और रही बात, अगर वीवीपैट से काउंटिंग होती है तो उसमें क्या परेशानी? 5 घंटे की काउंटिंग 10 घंटे में होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाती आई। ये इस बार जो उनकी सेटिंगें थी 2% 3% वाली, संविधान बचाओ के अंदर लहर जो चली, तो भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम की सेटिंगें फेल हो गई। ये तो मोदी बाबा थोड़ा सा और पहले चल जाता तो ये 240 से नीचे आ जाते, लगता है अहमदाबाद में रहते भी। तीसरे फेज के बाद शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। एक चीज़ और है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए कि आदिवासी इलाकों में जयेश आपके इलाके में एक पार्टी है, कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी आदिवासी यदि वोट बैंक की बात करें तो एक बढ़ जाएगा क्या इसमें, कि कांग्रेस अपने बलबूते पर उन सबको एकजुट कर पाएगी? पहले बात बताऊं कि जयस एक सामाजिक संगठन है। रही बात चुनाव लड़ने की बात, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चाहे कांग्रेस में हो उसके समर्थक लोग, चाहे बीजेपी में हो, सब लोग हैं, ऐसी बात नहीं। अभी भी प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दो ही दलीय सरकार है कि मतलब पार्टियां हैं। वही पार्टी इतने सालों से है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इतने समय से विपक्ष में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट लेके आज फिर भी कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत है। एक चीज़ और है कि आप अपने क्षेत्र में लगातार चौथी बार से 2008 से लेकर लगातार, चूँकि आपके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन लोग आप में जमुना देवी जी ने जिस तरह से काम किया उस तरीके से सोचते हैं। चौथी बार लगातार आप जीत रहे हैं, आपको लगता है आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिनको आपने लगातार इतने समय तक करते आए हैं, या कोई ऐसा है जिसको आपको लक्ष्य के रूप में करना है? गंधवानी या धार बड़े क्षेत्र की बात। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान चाहता है मुझे खेत पे पानी मिले, किसान चाहता है मुझे खेत तक बिजली मिले, तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि उसको बिजली और पानी अगर मुहैया होता, अगर वो उसको मिल जाएगा तो सक्षम हो जाएगा। सक्षम होगा तो उस गांव का विकास अपने आप होगा, उस परिवार का विकास अपने आप होगा। ठीक है, जो विकास है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल, ये तो सब हमने करा ही दिए, करा भी रहे। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार निष्पक्ष रूप से पैसा नहीं देना चाहती विकास का। कांग्रेस बीजेपी की सीटों के हिसाब से पैसा देती है, ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है वो किसी बनने के बाद किसी पार्टी के नहीं होते, वो जनता के प्रतिनिधि होते। तो मेरा सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी को, मोहन यादव सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक चीज़ और है कि जैसे युवा नेतृत्व कांग्रेस में है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, युवा जो कार्यकर्ता है किस तरह से वो कांग्रेस में जुड़े
और अपने भविष्य को देख के आपको लगता है कि क्या उसको आप बोलेंगे, क्योंकि आप लगातार लंबे समय जिला कांग्रेस में आप रहे लगातार 92 से लेकर लगातार आप लंबे समय तक राजनीति में हैं, किस तरह से आप बोलेंगे कि जो कांग्रेस में लोग हमेशा बोलते हैं कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, कैसे बढ़ाएंगे इस कार्यकर्ताओं की? लेकिन पहली बात तो मैं कह सकता हूँ जवाबदारी से कि प्रदेश के अंदर ना कार्यकर्ताओं की कमी है ना वोटर की कमी है। ठीक है, हम कोई पूर्व में गलतियाँ हुई है, क्या कारण रहे, टिकटों के अंदर कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं जवाबदारी से कह सकता हूँ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत है। और आपने जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस का भी आंदोलन देखा, हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आए, तो आप समझ सकते हो कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस से युवा कितने जुड़ना चाहता है। इससे बड़ा आपको मैं सबूत नहीं दे सकता। एक चीज़ और है कि अब विधानसभा में किस तरह की तैयारी, किन मुद्दों को लेकर, चूंकि अभी वक्त है, थोड़ा सा तैयारी में ही वक्त लगेगा, जो शीतकालीन सत्र भी आएगा, लंबा सत्र होगा, वो उसमें किस तरह की तैयारी आपकी रहेगी? स्वाभाविक है, सरकार ने जो वादे किए उन वादों को याद दिलाएंगे कि वह आप 3,000 5,000 की बात कर रहे हो, 5,000 नहीं 3,000 दो तो सही उन महिलाओं को, बहनों को। लाडली बहनों को लैपटॉप देने की बात करी थी इन्होंने, लाडली बहनों को लैपटॉप नहीं मिल रहा है, साइकिलें नहीं मिल रही। तो हाँ, तो सरकार जो आम जनता से जुड़े योजना है उसको बंद करती जा रही है। तो निश्चित तौर से ये बीजेपी के वादे उनको याद दिलाएंगे, चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे आपके सोयाबीन की बात हो, चाहे धान की बात हो। क्यों सरकार पीछे जा रही है? इस पे मेरी एक वो है, मूंग की फसल है, मूंग के पैसे उन्होंने 2 महीने से डाले नहीं, आधे पैसे डाले नहीं। किसान धान बो रहा है, उसको आज कर्जा चाहिए, लेकिन उसके पास उसके पैसे, मूंग के पैसे उसके पास नहीं पहुँचे। इससे बड़ी और क्या विसंगति हो सकती है इस सरकार में? कई बार लगता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा ज़्यादा वाकया नहीं हुआ, लेकिन लगातार नेता जो हैं कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे थे, उसके कारण कहीं आपको नुकसान हुआ है? उसको रोकने की कोई रणनीति या बनाई जानी चाहिए? क्योंकि स्वाभाविक है, सबसे बात हुई, सबसे कांग्रेस के सभी नेताओं ने बात करी, और मैं समझता हूँ कि जो गए हैं या तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गए, या मूल कारण यही है। तो ऐसे आना जाना चलता है, और ठीक है, अब गए तो गए, लेकिन नई पौध आ रही है, उनकी जगह नया पौधा लगेगा, कांग्रेस मजबूत रहेगी। एक सवाल यह है, आप राहुल गांधी की गुड बुक में है, आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग हमेशा उठती रही है। क्या आगे आने वाले चुनाव में देखा जाए कि उमंग सिंगार जो है एक मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे? अमित भाई, मेरा सोचना है कि जो बड़े पद है, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, इन पे कोई जातिगत रूप से फैसले नहीं होना चाहिए, इसमें योग्यता के आधार पर होना चाहिए। तो मैं इसी में विश्वास रखता हूँ। अब योग्य कोई भी हो सकता है। नहीं, लेकिन इस तरह की मांग मध्य प्रदेश में लगातार यदि कहा जाए बहुत समय से, मांग ठीक है, समाज करता है। आप जिन समाज के, आप भी चाहेंगे आपका मुख्यमंत्री, चाहे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण भी चाहेंगे अपना मुख्यमंत्री बने। ठीक है, समाज की बात है वो अपनी जगह, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ काम करता हूँ ईमानदारी से। तो ये राहुल जी भी जानते हैं कि कभी मैंने पद नहीं मांगा, जो उन्होंने जवाबदारी ईमानदारी से करी, और सुकून में जीता हूँ, जिंदा दिली से जीता हूँ, सम्मान से रहता हूँ, सम्मान देता हूँ, यारबाजी से रहता हूँ। और एक है, अभी तक जो कार्यकारिणी कांग्रेस की घोषित नहीं हुई है, युवा जो आपके बताए कार्यकर्ता को जोड़ने वाली बात है, लगता है कि कार्यकारिणी जल्दी घोषित हो तो एक तेजी से काम शुरू हो जाएगा कांग्रेस में? इस पर बड़ा गहन मंथन हो रहा है, अच्छे कार्यकर्ता आगे आए, इसको लेके पूरे प्रदेश स्तर पर चर्चा, चाहे हमारे भंवर साहब जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे सेक्रेटरीज हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे प्रदेश के नेता, सब उसको गहन मंथन कर रहे हैं। मंथन होने के बाद ही सब चीज़ें आएगी, क्योंकि अभी बहुत काफ़ी समय है। आने वाले समय में आपको एक महीने 15 दिन में सब चीज़ें स्पष्ट दिखेगी। एक आखिरी सवाल, आपने समय में से लगता है राजनीति में लगातार लंबे समय रहे, आपका ऐसा कोई शौक है जिसको आप उसको साथ साथ पूरा करते हैं? देखिए, मेरे को ड्राइविंग का शौक़ है, ड्राइविंग मुझे बड़ी पसंद है, और अच्छा खाना, अच्छी तरह से रहना। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये जो पल है, ये अपना पल, अगले पल की कोई गारंटी नहीं। जो होना है वो तय है। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, बहुत बड़े अच्छे इंसान के रूप में अपनी एक पहचान बनाना, यही आपका है।
बाकी अगले पल जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, जीवन रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बहुत बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। ये थे हमारे इस हफ्ते के मेहमान। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त।